आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस एनसीईआरटी सत्र में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। क्या हाल चाल है भैया, कैसे हैं आप सभी लोग? नैन्सी, मोहित, अंकुर, सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किस बात पर चर्चा की थी? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर भारत देश में कौन से संकट उभरे, अगर उभरे तो क्या थे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर संकटों में जो सबसे पहला संकट था, जिसे आज हम लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं, दैट्स योर इमरजेंसी, यानी आपातकाल। ठीक है। और आपातकाल को लेकर कल हम लोगों ने प्रोविजंस पढ़े थे। मैंने आपसे कहा था कि भारत के संविधान के भाग 18 में यानी पार्ट 18 में तीन तरह के आपातकाल की बातचीत की गई है। एक है अनुच्छेद 352, जिसे आप कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, क्यों लगता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है और कैसे वापस लिया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में चर्चा की थी। ठीक है। और दूसरा है आपका 356, अनुच्छेद 356, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है और ये तब लगता है जब किसी राज्य में संविधान फेल हो जाता है, किसी राज्य में संविधान असफल हो जाता है। और तीसरा आप जानते हैं 360, जो आज तक भारत देश में कभी नहीं लगा है, जिसे आप वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। तो उस समय जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, यानी 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा था, 25 ऑफ जून 1975 को जो आपातकाल लगा, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, आखिर किन कारणों की वजह से ये आपातकाल की स्थितियां पैदा हुई, कौन कौन से रीजन की वजह से आपातकाल की स्थितियां पैदा हुई, इसको आपको हमें देखना है। बहुत दिन से ये स्थितियां बन रही थी। एक दिन में आपातकाल प्रोक्लेम नहीं हुआ है, एक दिन का परिणाम नहीं था आपातकाल। तत्कालीन परिणाम भले ही कुछ और हों, लेकिन एक दिन का परिणाम नहीं था। बहुत दिनों से ये स्थितियां बन रही थीं। बहुत दिन से इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ आंदोलन। देखो, हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, हाई कोर्ट का निर्णय आया था, जिस निर्णय से इंदिरा गांधी के रायबरेली के चुनाव को रद्द कर दिया गया था। ये भी एक कारण है। गरीबी एक प्रमुख मुद्दा था और इसके लिए आंदोलन चल रहे थे, ये भी एक कारण था। साथ साथ इंदिरा गांधी के खिलाफ अलग अलग बड़े नेताओं ने बिगुल बजा रखा था, वो भी एक कारण था। गुजरात से लेके बिहार तक छात्र आंदोलन चल रहे थे, ये भी एक कारण था। ठीक है। पार्टी पॉलिटिक्स बहुत तेज हो गई थी, ये भी एक कारण था। सरकार के प्रति नकारात्मक छवि जनता के बीच में पैदा हो रही थी, ये भी एक कारण था। इन कारणों से बौखला कर इंदिरा गांधी ने वो निर्णय लिया। आखिर क्या पृष्ठभूमि बनी? तो 1967 के बाद भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे, उनके बारे में हम लोग पढ़े थे। इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी। उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी और इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चली थी। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आ गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना था और कांग्रेस पार्टी का ये मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है। कांग्रेस के जो विपक्ष में दल थे, उन्हें लग रहा था कि सरकार अदालत में हस्तक्षेप कर रही है और दोनों के बीच में मतभेद गहरे हो रहे थे। अब इसका मतलब क्या है? आपातकाल की पृष्ठभूमि में जैसे यहां पर एक कारण दिया गया कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में टकराव चल रहा था। सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव। न्यायपालिका के बीच क्या चल रहा था? टकराव। क्यों टकराव चल रहा था? सरकार चाहती थी कमिटेड जुडिशरी बनाना। सरकार
प्रतिबद्ध न्यायपालिका बनाना चाहती थी। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का अर्थ ये होता है कि ऐसी न्यायपालिका जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। ठीक है, ऐसी न्यायपालिका जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उसे हम कमिटेड जुडिशरी कहते हैं, यानी उसे हम प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहते हैं। और सरकार कैसी न्यायपालिका बनाना चाहती थी? सरकार कमिटेड जुडिशरी बनाना चाहती थी, यानी प्रतिबद्ध न्यायपालिका सरकार बनाना चाहती थी। ठीक है, कमिटेड जुडिशरी। तो ऐसा संभव नहीं, किसी भी लोकतंत्र में प्रतिबद्ध न्यायपालिका यानी कमिटेड जुडिशरी खासकर इमैच्योर डेमोक्रेसी में ठीक नहीं होती है, क्योंकि जब न्यायपालिका सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी तो मनमानीपन आएगा। न्यायपालिका सरकार के साथ मिलकर काम करेगी तो निरंकुशता आएगी, तानाशाही आएगी। सरकार के मनमानीपन को, न्यायपालिका अगर स्वतंत्र रहती है, न्यायपालिका यदि इंडिपेंडेंट रहती है, न्यायपालिका यदि स्वतंत्र रहती है, तो सरकार के कार्यों को पर निगरानी कर पाती है। सरकार यदि संविधान के खिलाफ जा रही है तो वो उसे रोक पाती है। न्यायपालिका यदि स्वतंत्र रहती है तो संविधान को सुरक्षा दे पाती है, कानून को सुरक्षा दे पाती है, अधिकारों की रक्षा कर पाती है। इस कारण से खासकर जहां पर इमैच्योर डेमोक्रेसी है वहां न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है और किसी संस्था का सर्वोच्च होना ठीक नहीं है। इंग्लैंड की तरह इंदिरा गांधी चाहती थी कि इंग्लैंड में जैसे संसद सर्वोच्च है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट सर्वोच्च है, इंग्लैंड में अगर संसद ने कोई कानून बना दिया तो उसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। इंग्लैंड में पार्लियामेंट सर्वोच्च है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत देश में भी संसद सर्वोच्च हो, भारत देश में भी संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों पर कोई भी उंगली न कर सके, यानी संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों पर कोई भी विरोध न कर सके। लेकिन यह संभव नहीं था। अगर ऐसा होता तो संसद के मनमानीपन बढ़ता, क्योंकि भारत देश में अभी इंग्लैंड की तरह इतनी जागरूकता का स्तर नहीं है। इंग्लैंड में इतना अभी, इंग्लैंड की तरह भारत देश का लोकतंत्र इतना मैच्योर और इतना परिपक्व नहीं है। और यही कारण रहा कि सरकार के द्वारा लिए गए बहुत सारे निर्णयों पर, सरकार के ऐसे निर्णय, सरकार के संसद के ऐसे निर्णय जो अधिकारों के खिलाफ थे। ठीक है, सरकार के और संसद के ऐसे निर्णय जो अधिकारों के खिलाफ थे या संविधान के खिलाफ थे, ठीक है, खिलाफ थे, इनको न्यायपालिका ने क्या किया? इनको न्यायपालिका ने खंडित किया, यानी न्यायपालिका ने शून्य करार दिया और इससे न्यायपालिका और सरकार में ठन गई। ठीक है, शून्य करार दिया तो इससे न्यायपालिका और सरकार में ठन गई। न्यायपालिका कैंसिल करती और सरकार संविधान में संशोधन करती, तो दोनों के बीच में न्यायपालिका कैंसिल करती, ये सरकार में संशोधन करती। नहीं, ज्योग्राफी की क्लास अभी इस समय कुछ दिनों के लिए बंद है, नहीं चल रही है। तो न्यायपालिका और सरकार के बीच में एक तनाव क्रिएट हुआ, न्यायपालिका और सरकार के बीच में एक तनाव क्रिएट हुआ। और इसी बीच आपको पता होगा कि एक ऐसा जजमेंट आया जिसने सरकार की नींव हिलाकर रख दी। 1973 का जजमेंट, जिसके बारे में आपने सुना है और पढ़ा भी है। 1973 का निर्णय, 1973 का केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस के निर्णय से भी मैडम नाराज थी, यानी इंदिरा गांधी नाराज थी। केशवानंद भारती केस में क्या आया? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत आया, मूल ढांचे का सिद्धांत। और मूल ढांचे के सिद्धांत में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संसद संविधान के किसी भी भाग में, ठीक है, संसद संविधान के किसी भाग में यानी किसी पार्ट में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा नहीं छेड़ सकती। मूल ढांचा
नहीं छेड़ सकती, यानी मूल ढांचा नहीं प्रभावित कर सकती। और मूल ढांचा क्या है ये समय समय पर कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। इससे क्या हुआ? इससे सरकार की शक्ति पर सीमा लगी। इससे सरकार और संसद दोनों की शक्तियां असीमित नहीं हो पाई। इससे सरकार और संसद की शक्ति पर सीमा लग गई। क्या लग गई? रिस्ट्रिक्शन लग गया। क्या लग गया? प्रतिबंध लग गया। और यह भी एक कारण रहा कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में टकराव। तो आपातकाल की पृष्ठभूमि में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहे जिनकी वजह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल को प्रोक्लेम करवाया। हम लोग पढ़ रहे हैं आपातकाल की पृष्ठभूमि। तो कमेंट करके बताइएगा सबसे पहला कारण क्या था आपातकाल की पृष्ठभूमि, यानी कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से आपातकाल प्रोक्लेम हुआ। तो सबसे पहला कारण हम लोगों ने देखा न्यायपालिका और सरकार में टकराव। पहला कारण ये रहा, न्यायपालिका और सरकार में टकराव। टकराव की कैसी भूमिका रही ये मैंने आपको बताया। ठीक है, न्यायपालिका और सरकार में टकराव। ठीक है, अभी आवाज आ रही है ना? वॉइस क्लियर है? जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग आवाज को लेकर कह रहे हैं। वॉइस क्लियर है? पहला कारण। अगला क्या कारण रहेगा? दूसरा, आर्थिक संदर्भ। अब आर्थिक संदर्भ में 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 का चुनाव गरीबी हटाओ का नारा देकर जीती थी। 1971-72 के बाद सालों में देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बोझ पड़ा, क्योंकि उसी समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और भारत पाकिस्तान के युद्ध का बोझ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा और उस बोझ की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो गई। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा। 1971 में भारत पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ और बांग्लादेश को न सिर्फ वैचारिक बल्कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को सैन्य समर्थन दिया। इंदिरा गांधी बहुत शानदार महिला थी। उनके जीवन के जो भी निर्णय थे उन निर्णयों में एक निर्णय ऐसा है जिसकी आलोचना होती है, एक निर्णय ऐसा है जिस निर्णय के कारण उनकी आलोचना होती है। जिस निर्णय को गलत ठहराया जाता है वो आपातकाल का निर्णय है। बाकी उसके अलावा अन्य उनके द्वारा लिए गए कूटनीतिक निर्णय की बड़ी तारीफ होती है, जैसे बांग्लादेश को आज़ाद कराने का निर्णय, पाकिस्तान के उस समय युद्ध जीतना, इन सब में उनकी शानदार नीति थी। तो हर सरकार का अपना एक पक्ष और अपना एक विपक्ष भी होता है, तो हमें दोनों को समझना होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों को समझना होता है। हमें कभी बायस्ड नहीं होना होता है, हमें कभी पक्षपाती नहीं होना होता है कि आपातकाल की वजह से इतना सिर्फ गाली देने लगो, ऐसा नहीं है। तो युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया और युद्ध के बाद ये हुआ कि अमेरिका, देखो उस युद्ध में रूस ने हमारा सपोर्ट किया था और अमेरिका और यूरोप ने हमारा विरोध किया था। और युद्ध के बाद से अमेरिका ने भारत का हर तरह से सहायता देना बंद कर दिया और इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कई गुना बढ़ गई, जिससे अनेक चीज़ों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी और भारत देश में कीमत में 30% का इजाफा हुआ, यानी 30% महंगाई बढ़ गई। सोचिए 30% महंगाई बढ़ गई और 30% महंगाई बढ़ने से उस समय भारत देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम था, यानी औद्योगिक विकास बहुत कम था, यानी कंपनियों का लगना, फैक्ट्रियों का उदय, कंपनियों और फैक्ट्रियों का विकास भी उस समय बहुत कम था और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बेरोजगारी क्या बढ़ रही है? महंगाई। क्या बढ़ी? बेरोजगारी। ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी। ग्रामीण इलाकों में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया, बहुत सारे कर्मचारियों के वेतन रोके गए। सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष। अब सोचो सरकारी कर्मचारियों के यदि वेतन रोक दिए जाएंगे, खर्चे को क्या करने के लिए? कम करने के लिए यदि सरकारी कर्मचारियों के वेतन रोके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारियों में भी असंतोष आएगा। 1972-73 के वर्ष में मानसून असफल रहा है ना। 1972-73 का एक ऐसा वर्ष रहा जिसमें बरसात भी नहीं हुई, सूखा पड़ा और इससे क्या हुआ? इससे पैदावार भी नहीं हुई और पैदावार नहीं हुई, इससे खाद्यान्न यानी अनाज का उत्पादन भी 8% गिर गया और अनाज का उत्पादन भी गिर गया और इससे पूरी देश में आर्थिक स्थिति को लेकर बदहाली हो गई और पूरे देश में असंतोष का माहौल हो गया।
और असंतोष का माहौल हो गया। इससे छात्रों के बीच में भी विरोध के स्वर उठने लगे, अलग अलग पार्टियों के बीच में भी विरोध के स्वर उठने लगे, ठीक है। और लोगों ने हिंसा का भी सहारा लिया, नक्सलवाद जैसी चीजें डेवलप हुई, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नक्सलवादी डेवलप हुए। तो कहने का अर्थ ये है कि एक तरीके से देखा जाए तो एक कारण इसका निकल के ये सामने आया कि इसके अलावा के जो कारण थे, दूसरा क्या कारण निकल के सामने आया? दूसरा कारण निकल के सामने आया कि भाई गरीबी, महंगाई, गरीबी, गरीबी से असंतोष किसमें? जनता में, विपक्ष में और साथ साथ सरकार में भी, सरकारी कर्मचारी में भी, ठीक है। और इस असंतोष का कारण न होना, असंतोष से विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए, ठीक है। विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए। तो दूसरा कारण आपातकाल की पृष्ठभूमि का ये रहा, ठीक। अगला क्या कारण रहेगा? अगला कारण, अब इसी के चक्कर में कुछ आंदोलन शुरू होंगे। गुजरात और बिहार में आंदोलन। गुजरात और बिहार दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। यहां के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर डाला। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके प्रभाव पड़े। 1974 के जनवरी महीने में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत और उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। गुजरात के छात्रों ने, जब जब भारत देश में बड़े छात्र आंदोलन हुए हैं, कुछ न कुछ क्रांति हुई है। और उस समय गुजरात के छात्रों ने क्या, महंगाई को लेकर, किसको लेकर? महंगाई को लेकर और राजनीतिक पदों पर भ्रष्टाचार को लेकर, राजनीतिक पदों पर भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर आंदोलन छेड़ दिया। छात्र आंदोलन में बड़ी पार्टियां भी शरीक हुई, यानी जो विपक्ष की पार्टियां थी, अपोजिशन की जो पार्टियां थी, वो भी छात्र आंदोलन में शरीक हुई। और आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया और ऐसे में इन्होंने गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, यानी गुजरात में जो सरकार थी उस सरकार को भंग कर दिया गया और सरकार को भंग करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन गुजरात में लगा दिया गया, ठीक है। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं कराए गए तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। उस समय कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस ओ के लीडर हुआ करते थे, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर दोबारा चुनाव नहीं कराए गए तो भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो मोरारजी देसाई उस समय इंदिरा गांधी के सबसे प्रमुख विरोधी थे। और उस समय बिहार में भी छात्र आंदोलन हुए, बिहार में भी छात्र आंदोलन, गुजरात में भी छात्र आंदोलन, ठीक है। और बिहार और गुजरात दोनों के छात्र आंदोलन की वजह से, बिहार में देखो छात्र आंदोलन हुए जिसका जयप्रकाश ने भी समर्थन किया। लालू प्रसाद यादव उस समय पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता हुआ करते थे और पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता हुआ करते थे। और उन्होंने जयप्रकाश के पास गए और बोले कि प्रभु अब आप ही उद्धार कर सकते हैं। और वो बिहार के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित किया जयप्रकाश ने और दिल्ली की तरफ कूच करने का नारा दिया और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों पर भी फैले। जयप्रकाश के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर दिया, जिससे रोजमर्रा के कामकाज क्या हो गए, ठप हो गए। 1975 ने जेपी में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया और देश की राजधानी में अब तक की इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। देश की राजधानी में सबसे बड़ी रैली को संबोधित किया, ठीक है। अब इसमें भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी, गैर कांग्रेसी दलों का भी समर्थन मिला। जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया गया। जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जन प्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएं भी मुखर हुई। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया और दोनों ही राज्यों में आंदोलन हुए, ठीक है। और दूसरा कारण निकल के क्या सामने आया? अगला कारण, गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन। अगला कारण, गुजरात और बिहार के
गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन, ठीक, और आंदोलन का क्या हो जाना, आंदोलन बड़ा होना, आंदोलनों में सभी पार्टियों का, सभी विपक्षी पार्टियों का शामिल होना, आंदोलन में सभी विपक्षी पार्टियों का शामिल होना, ठीक है, आंदोलन में सभी विपक्षी पार्टियों का शामिल होना, आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया, आंदोलन का बिगुल सिर्फ एक राज्य तक ही नहीं रहा, बल्कि दिल्ली में इतनी बड़ी रैली पहले कभी नहीं हुई थी, आंदोलन का बिगुल राष्ट्रीय स्तर पर, उसी समय सारे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सारे नेता उसी समय हुए गांधी मैदान पटना में, हाँ बिल्कुल, माफ कीजिएगा, रामलीला मैदान निकल गया था, गांधी मैदान, ठीक है। जयप्रकाश के बारे में आप जानते हैं कि युवावस्था में ये मार्क्सवादी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सचिव थे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक रहे हैं, नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में ये देखे गए, नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इन्होंने इनकार कर दिया था, 1955 के बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी थी, गांधीवादी बनने के बाद ये भूदान आंदोलन में सक्रिय हुए, नागा विद्रोहियों की सुलह की बातचीत की, कश्मीर में शांति के प्रयास किए, चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण कराया, बिहार आंदोलन के नेता रहे, आपातकाल के विरोध के प्रतीक बन गए और जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत रहे, है ना। और यही कारण रहा कि आगे चल के किसका गठन होगा, जनता पार्टी का गठन होगा। तो इन सारे कारणों से न्यायपालिका का संघर्ष मैंने बताया ही कि न्यायपालिका से लगातार कंटिन्यू क्या चल रहे थे, संघर्ष चल रहे थे। रेड की हड़ताल, अगला एक सबसे बड़ा कारण इसमें यह होगा कि नई 1974 में रेलवे के कर्मचारियों को वेतन न मिलने की वजह से रेल में हड़ताल हुई है। सोचो रेलवे में हड़ताल होना कितनी बड़ी बात है, रेल न चलना कितनी बड़ी असमंजस की बात हो जाएगी, कितनी बड़ी अराजकता की बात हो जाएगी। यदि रेलगाड़ियों का चलना बंद हो जाए तो क्या होगा, एक या दो दिन नहीं बल्कि हफ्ते भर से ज्यादा समय तक रेलगाड़ियां न चलें तो निश्चित ही बहुत से लोगों को आना जाना दूभर हो जाएगा। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, देश की अर्थव्यवस्था भी ठप हो जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ियों के माध्यम से देश में एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता है। ज्यादातर ढुलाई उस समय रेलगाड़ियों के माध्यम से होती थी और 1974 में ठीक ऐसा हुआ। रेलवे के कर्मचारियों ने, राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में, उस समय जॉर्ज फर्नांडीज थे, उन्होंने रेलवे के कर्मचारियों का नेतृत्व किया और रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल हुई। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी और भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम यानी भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी जिसे रेलवे के नाम से जाना जाता है के कर्मचारी 1974 में मई महीने में हड़ताल पर चले गए और रेलवे के कर्मचारियों की हड़ताल से मजदूरों के बीच में असंतोष हुआ, मजदूरों के अधिकार जैसे मामले उठने लगे और यह सवाल भी उठा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं। सरकार ने हड़ताल को अवैधानिक करार दिया, हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को मानने से इंकार कर दिया। कई जो है रेलवे के जो मजदूर संगठन के नेता थे उनके कई नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया, रेलवे लाइन में सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया गया और 20 दिन के बाद यह हड़ताल वापस ली गई। सोचो 20 दिन हड़ताल रेलवे की, इससे अर्थव्यवस्था भी चौपट होगी, इससे लोगों के मन में असंतोष होगा, इससे सरकारी कर्मचारियों के मन में असंतोष होगा, इससे रेलवे के कर्मचारियों के मन में असंतोष होगा। रेलवे की हड़ताल ये भी एक बड़ा कारण था, ये भी एक तनाव बढ़ा। तो एक कारण इसमें ये भी निकलकर सामने आया, जो इतने कारण थे, इन कारणों में अगला कारण रेलवे हड़ताल। रेलवे हड़ताल की वजह से असंतोष और विरोध। और इन सारे कारणों की और एक अंतिम और तत्कालीन कारण ये रहा कि इंदिरा गांधी रायबरेली से लोकसभा की सांसद थी।
और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए या तो आपको लोकसभा का सदस्य होना होगा या तो आपको राज्यसभा का सदस्य होना होगा। लोकसभा या राज्यसभा ने कहीं न कहीं की सदस्यता आपको रखनी होगी मंत्री बनने के लिए, या तो लोकसभा की या तो राज्यसभा की। और इंदिरा गांधी सांसद थी रायबरेली से, और उनके खिलाफ जो चुनाव लड़े थे और जो चुनाव हार गए थे उनका नाम था राजनारायण। राजनारायण ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा को आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया कि इंदिरा गांधी ने चुनावों के दौरान अपने प्रशासनिक पद का दुरुपयोग किया है, और चुनावों के दौरान अपने प्रशासनिक पद का दुरुपयोग किया है। और उस समय एक स्ट्रिक्ट जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुआ करते थे जिनका नाम था मिस्टर जगमोहन सिन्हा। कहा जाता है कि उन्हें लालच तक दिया गया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन तक का लालच दिया गया, लेकिन वो ऐसे जज थे कि ऐसा कहा जाता है कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इलाहाबाद हाई कोर्ट से आंसुओं के साथ बाहर निकली और उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को कैंसिल कर दिया। और उस समय हाई कोर्ट में थी इंदिरा गांधी। पहली बार ऐसा हुआ भारत के इतिहास में कि किसी प्रधानमंत्री को हाई कोर्ट में खड़े रहना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि वो घंटों हाई कोर्ट में रही। 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया, और इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। उन्होंने उनके निर्वाचन को इलीगल करार दिया, यानी अवैधानिक करार दिया। और न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर किए गए चुनाव याचिका के मामले में सुनाया। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े थे रायबरेली से। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया था तो उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया है। यानी चुनाव प्रचार में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया है, यानी सरकार का दुरुपयोग उन्होंने किया है, अपने प्रशासनिक पद का उन्होंने दुरुपयोग किया है। और अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद, आप सोचो इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही और अगले 6 महीने की अवधि में अगर दोबारा नहीं निर्वाचित होती तो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मंत्री रहने के लिए 6 महीने के भीतर कहीं ना कहीं सदस्य होना चाहिए, तो लोकसभा या तो राज्यसभा। और 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर स्थगन किया, लेकिन जब तक इस फैसले को लेकर अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेती। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को तो स्थगित किया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को तो स्थगित किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक इस पर पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक वो लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, तब तक वो लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, यानी लोकसभा में भाग नहीं ले सकती हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो एक कारण क्या निकल के सामने आया, अगला 7वां कारण क्या निकल के सामने आया? अगला 7वां कारण निकल कर सामने आएगा हाई कोर्ट का आदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश। एक कारण ये, देखो कितने कारण थे जो इमरजेंसी की पृष्ठभूमि बन रही है। सोचिए आप, हाई कोर्ट का ऑर्डर और जिसमें हाई कोर्ट के आदेश में इनके चुनाव रद्द करना, चुनाव रद्द करने का आदेश, रद्द करने का आदेश, हाई कोर्ट का ऑर्डर जिसमें क्या किया गया, जिसमें चुनाव को रद्द करने का आदेश दिया गया। ठीक है, और उसी दौरान एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए मैदान तैयार हो गया था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव बनाया। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की, यानी रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया गया जेपी बाबू की अगुवाई में। और सरकारी कर्मचारियों ने आह्वान किया कि वह सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करेंगे, ऐसा आह्वान किया। जेपी ने सरकारी कर्मचारियों से आह्वान किया कि सरकार के ऐसे आदेश जो गलत हैं उन आदेशों का पालन न करें। और इससे क्या हुआ
कि इससे सरकार का कामकाज ठप हो जाने का अंदेशा पैदा हो गया और राजनीतिक मिजाज सरकार के खिलाफ हो गया। और सरकार ने इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी और 25 जून लो आ गया वो दिन जब लोकतंत्र की हत्या हुई। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है। इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया और इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि बाहरी और अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जून की सुबह 6 बजे बैठक बुलाई गई। सोचो, बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए आपातकाल की घोषणा कर दी गई। अखबारों, जो अंग्रेजी अखबार थे, जो हिंदी अखबार थे, उनकी बिजली काट दी गई। सुबह होते होते जेपी, आडवाणी, अटल जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह 6 बजे बैठक बुलाई गई कैबिनेट की। बिना कैबिनेट की बैठक के ये निर्णय लिया गया। इसीलिए देखो कि आपातकाल में, बाद में जब आपातकाल समाप्त हुआ और जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बात लिखवाई कि अब लिखित सलाह पर ही आपातकाल लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो 26 जून को सुबह 6 बजे एक विशेष मंत्रिमंडल बुलाई गई और इनको सूचना दी गई, और जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई तब तक आपातकाल लग चुका था। तो क्या क्या कारण रहे, एक बार फिर से देखते हैं, फिर उसके बाद उसके परिणामों पर आते हैं। तो आपातकाल की पृष्ठभूमि में क्या क्या कारण रहे? ये सारे कारण रहे जिन कारणों से आपातकाल की पृष्ठभूमि बनी। पहला, न्यायपालिका और सरकार के बीच में टकराव। महंगाई, गरीबी से असंतोष, जनता के बीच में असंतोष, विपक्ष में असंतोष, सरकारी कर्मचारियों में असंतोष और उसकी वजह से होने वाला विरोध। गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन बड़ा रूप ले लेते हैं और गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है। आंदोलनों में सभी विपक्षी नेताओं का शामिल होना और आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन बन जाना, बड़ा आंदोलन बन जाना। रेलवे की जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में रेलवे की हड़ताल, हाई कोर्ट का आदेश, चुनाव रद्द करने का हाई कोर्ट का आदेश, ठीक, और जेपी मूवमेंट, जेपी आंदोलन 25 जून को जेपी का आह्वान, जेपी का लोगों के लिए किया जाने वाला आह्वान, ये ऐसे 7-8 कारण हुए जिन कारणों की वजह से 25 जून 1975 को रात को इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया गया, इमरजेंसी लगा दी गई। अब उसका परिणाम बहुत ही बुरा रहा। क्या परिणाम रहा? कि सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बार रुक गया, हड़तालों पर रोक लगा दी गई, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, राजनीतिक माहौल में तनाव, गहरा सन्नाटा छा गया, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जितने भी विरोध थे सभी विरोधों को शांत कर दिया गया। पूरे देश में लगी थी उस समय, पूरे देश में इमरजेंसी लगी थी भाई। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी गई। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लें। प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है इसे। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, यानी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया गया। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। जमाते इस्लामी एक संगठन था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धरना करने पर, प्रदर्शन करने पर, हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी। नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। मौलिक अधिकारों पर बैन लगा दिया गया। यानी एक तरीके से क्या क्या हुआ इस आंदोलन का? विरोध, आंदोलन जो चल रहे थे उस समय, ये सब रोक दिए गए।
मौलिक अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट पर क्या लग गया? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। मौलिक अधिकारों पर भी अब रेमेडी नहीं मिलेगी, यानी मौलिक अधिकारों पर भी अब उपचार नहीं ले मिलेंगे। निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने, निवारक कानून, एक कानून ऐसे होते हैं जो संदेह के आधार पर जिस पे गिरफ्तारी, दो तरह की गिरफ्तारी होती है ना, अनुच्छेद 22 पढ़ाते समय मैं आपको बताया था, याद होगा। एक होती है सामान्य कानून के तहत गिरफ्तारी। सामान्य कानून के तहत गिरफ्तारी तब होती है जब आप कोई कृत्य कर देते हैं, जब कोई कृत्य आप कर देते हैं तब जो गिरफ्तारी होती है उसे सामान्य कानून के तहत गिरफ्तारी कहते हैं। और एक गिरफ्तारी होती है जिसे कहते हैं निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी। निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी का मतलब क्या होता है? ये गिरफ्तारी होती है संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, ठीक है। तो इसके लिए निवारक कानून है, जैसे पोटा, टाडा, मीशा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसलिए उस दौरान देखो, मीसा में लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार हुए थे तो अपनी बिटिया का नाम मीशा रख दिए। तो निवारक निरोध जो कानून हुआ करते थे उनका प्रयोग किया गया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि लोगों को आशंका के आधार पर, शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया। बिना अपराध के लोगों को गिरफ्तार किया गया। बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तारियां हुई, ठीक है। और ऐसे में पहले क्या था कि पहले अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 भी सस्पेंड थे। अनुच्छेद 20, जैसे आज क्या है कि आज ये है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होता। अनुच्छेद 21 के आधार पर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आज की सिचुएशन यही है, आज की स्थिति यही है कि अनुच्छेद 21 के आधार पर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होता है। लेकिन उस दौरान क्या था कि उस दौरान अनुच्छेद 21 भी निलंबित हो गया था। तो लोग अनुच्छेद 21 के तहत कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। लोग अपने गिरफ्तारी के खिलाफ न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते थे। और बहुत सारे हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 21 पर सुरक्षा दी भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे कैंसिल किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे कैंसिल किया तो इससे अदालत के भी दरवाजे क्या हो गए? बंद हो गए। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी विवादास्पद माना गया। कई राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से जो बच गए वो भूमिगत हो गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने प्रेस के विरोध के आगे घुटने टेकने को मुनासिब समझा और गुपचुप तरीके से न्यूज़लेटर निकाले गए। कन्नड़ लेखक थे एक शिवराम कारंत, और एक पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक थे फणीश्वर नाथ रेणु, का नाम सुना होगा। इन्होंने अपनी पदवी लौटा दी कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है इस वजह से। इस तरह से विरोध हुए, लोगों ने अपनी पदवियां लौटाई। बहुत सारे अखबारों ने खाली पेज छोड़ दिया। संसद ने संविधान के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी की। इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे संशोधन किए गए जो न्यायपालिका की पावर को कट करते हैं। ऐसे संशोधन किए गए। नसबंदी प्रोग्राम, परिवार नियोजन के नाम पर, जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर नसबंदी प्रोग्राम चलाया गया। नसबंदी प्रोग्राम में बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री संजय गांधी और इंदिरा गांधी के सामने डेटा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों की नसबंदी हुई जो बुजुर्ग थे, जो बूढ़े थे, उनकी नसबंदी कराई गई जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर। यह हालात रहे तो परिणाम बहुत घातक रहा। इमरजेंसी का परिणाम बहुत बुरा रहा। और फिर उससे क्या सबक लिया गया? उससे यह सबक लिया गया कि आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी दोनों उजागर हो गई।
आपातकाल से लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी का पता लगा। बहुत से पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र रह ही नहीं गया था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से चीजें उसी पुराने ढर्रे पर लौट आईं और बाद में फिर इंदिरा गांधी की सरकार जाने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है और जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया और 44वें संविधान संशोधन में सबक लेते हुए आपातकाल के जिन प्रावधानों का मिसयूज किया गया था उन्हें बदला। जो आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, उस आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर कल मैंने आपको बताया था कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिवेलियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल यानी आर्म्ड रिवेलियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। और एक बात और लिख दी गई कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तभी करेंगे जब कैबिनेट की लिखित सलाह होगी। क्या? कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल की उद्घोषणा होगी। कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही, यानी ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा होगी। और ऐसे में हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हुआ और आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। ये भी लिख दिया गया कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 अस्थायी रहेंगे। अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, यानी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन आपातकाल के संकटपूर्ण वर्षों ने कई ऐसे सवाल छोड़े जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के रोजमर्रा के कामकाज, विभिन्न दलों और समूहों के निरंतर जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनती है। ऐसे में क्या एक सधा हुआ संतुलन होना चाहिए? विरोध कितने हद तक होना चाहिए? अधिकार कितने हद तक होने चाहिए? किस हद तक अधिकारों पर प्रतिबंध लगना चाहिए? ये सारी के सारे सवाल खड़े हुए उसके बाद। तो आई होप अब समझ गए होंगे आप कि आपातकाल की क्या पृष्ठभूमि रही। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी। हम लोगों ने देखा, सबसे पहले कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आपातकाल के प्रावधान, आपातकाल के प्रावधान आई होप आप समझे होंगे। अनुच्छेद 352 को मैंने बड़े विस्तार से आपको पढ़ाया था। आज मैंने पढ़ाया आपातकाल की पृष्ठभूमि, क्यों आखिर आपातकाल प्रोक्लेम किया गया। फिर मैंने आपको बताया कि आखिर आपातकाल का क्या परिणाम रहा, क्या रिजल्ट रहा आपातकाल का। फिर मैंने बताया कि आखिर आपातकाल से हमने क्या सबक लिया। हमने वो सारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ऐसी बातें इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार करती थी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्हें समाप्त किया गया। ठीक है, अब आपातकाल के बाद की राजनीति कैसी रही? तो जैसे ही भारत देश में आपातकाल खत्म हुआ, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई। यानी आपातकाल खत्म होने के बाद लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई। 1977 के चुनाव में एक तरह से आपातकाल के अनुभव के बारे में उत्तर भारत में खास तौर पर इसका अनुभव था। आपातकाल का असर सबसे ज्यादा उत्तर भारत में महसूस किया गया था। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ का नारे पे चुनाव लड़ा और सब एकदम साफ था। कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव में यही स्थिति रही कि सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। कांग्रेस को लोकतंत्र विरोधी माना गया और 1975 से लेकर 77 के इस अनुभवों की वजह से 1977 में जो चुनाव हुए, जनवरी से लेकर मार्च के बीच में वो चुनाव का माहौल रहा। ऐसे में विपक्ष को बहुत ज्यादा चुनाव की तैयारी करने का समय नहीं मिल पाया। लेकिन चुनाव के ठीक पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम हुआ जनता पार्टी। जनता पार्टी के नाम से एक नया दल बनाया गया और नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को स्वीकार किया और कांग्रेस के भी कुछ नेता थे जो आपातकाल के खिलाफ थे, इस पार्टी में शामिल हुए और जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई, कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था और बाद में ये भी जनता पार्टी में क्या हुए, शामिल हुए।
और 77 के चुनाव में जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया और चुनाव के नतीजों ने सबको चौंकाया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। कांग्रेस को लोकसभा की 154 सीटें मिली थीं, उसे 35% से कम वोट हासिल हुए थे। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को 542 सीटों में 330 सीटें मिली। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीत गई और स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट नहीं पा सकी। कांग्रेस बिहार में भी एक भी सीट नहीं जीती, उत्तर प्रदेश में भी नहीं जीती, दिल्ली में भी नहीं जीती, हरियाणा पंजाब में भी एक भी सीट नहीं जीती। राजस्थान मध्य प्रदेश में उसे एक एक सीट मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। सोचो, छात्र आंदोलनों की मांग यही थी, महंगाई बढ़ रही थी, महंगाई की वजह से असंतोष था और सरकारी नौकरियों में बहुत भ्रष्टाचार था। मनदीप, ये दोनों चीजें थी। सोचो, इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी, वो हार गई। संजय गांधी उनके पुत्र अमेठी से चुनाव हार गए और जनता पार्टी विजयी हुई। जनता पार्टी को बहुमत मिला। ठीक है, कांग्रेस हर जगह चुनाव तो नहीं हारी थी, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में उन्होंने जीता था। दक्षिण भारत के राज्यों में वो जीती थी। आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पे नहीं पड़ा, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में आपातकाल का बहुत प्रभाव पड़ा। लोगों को जबरन उजाड़ने, विस्थापित करने और जबरन नसबंदी करने का काम ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था। उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बहुत ज्यादा थी। अगर आप अपने बुजुर्ग वर्ग, आज भी आपके यहाँ अपने बाबा दादा होंगे, तो उनसे आप आपातकाल की कहानी पूछेंगे तो आपातकाल की कहानी कहते हुए थकेंगे नहीं। आपकी दादी जिंदा होंगी, आपके बाबा जिंदा होंगे, तो आपातकाल की कहानी अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपातकाल की कहानी बताएंगे आपको, और उस कहानी को कहते हुए थकेंगे नहीं। और 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। 19 चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पर, अब देखो, चुनाव हुआ, जनता पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन क्या हुआ कि आपस में तालमेल ही नहीं था। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता था, तो आपस में उसमें भी विरोध होने लगा, है ना। इस होड़ में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम खुद भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। चरण सिंह भारतीय लोक दल के प्रमुख थे, उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। जगजीवन राम कांग्रेसी सरकारों में मंत्री पद रहने का उनका अनुभव था। हालांकि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और पहली बार भारत देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पहली बार भारत देश में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम जनता पार्टी की सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ ही दिनों तक एकजुट रख सका। इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास कोई दिशा नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में से कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी और जनता पार्टी आपस में ही बिखर गई। यानी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और 28 महीने में ही उसने अपना बहुमत खो दिया। बहुत सारे लोग कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह, 28 महीने में उन्होंने अपना बहुमत खो दिया। आज जो जनता पार्टी है वो दूसरी है, रोशनी। आज वो लालू प्रसाद वाली पार्टी है, जिसे राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं। 28 महीने में बहुमत उन्होंने खो दिया और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया, 4 महीने तक ये सत्ता में रहे। 1980 के जनवरी में लोकसभा पे फिर से चुनाव कराने पड़े, सोचे, मात्र 3 ही साल में। और इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी और जनता पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली और 1977 के चुनाव में जो उनको सफलता मिली थी वो हारी। और उसके बाद फिर से गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी ने नारा दिया और गरीबी हटाओ का नारा देते हुए फिर से कांग्रेस पार्टी 1980 में 353 सीटें जीत कर आई। ठीक है, यानी एक बार फिर से कांग्रेस का राज कायम हुआ। और यहां पर जनता पार्टी की अंदरूनी फूट, जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा, जनता पार्टी के द्वारा किए गए काम,
जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों में कांग्रेस की अपेक्षा कोई बुनियादी बदलाव न होना, कांग्रेस के ही ढर्रे पर काम करते हुए महंगाई, भ्रष्टाचार आदि पर नियंत्रण न पा पाना, ये कारण रहा कि इंदिरा गांधी फिर से निकली और महंगाई हटाओ का नारा देते हुए, गरीबी हटाओ का नारा देते हुए फिर से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और इंदिरा गांधी को फिर से बहुमत मिला और दोबारा 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी की वापसी हुई और फिर से इंदिरा गांधी क्या बनेंगी? प्रधानमंत्री बनेंगी। विरासत वापस आई। ठीक है, ये विरासत क्या हुई? वापस आई 1980 में। कोई दिक्कत यहां तक? समझ गए कैसी रही कहानी? एक बार चीजों को समराइज करते हैं। जनता दल को निशा, इतने अच्छे नेता उसमें थे लेकिन दिशा इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि मोहित, जनता दल में आपसी फूट मच गई। कांग्रेस ने भी उस फूट को क्रिएट होने में अपना योगदान दिया। जगजीवन राम अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, चौधरी चरण सिंह अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और बाद में चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी छोड़ दिए और जनता पार्टी छोड़ के जाके कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस के साथ मिल गए और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए। 4 महीने तक प्रधानमंत्री बने, संसद का मुंह तक नहीं देखे। चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जाता है कौन सा ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो संसद का मुंह तक नहीं देखे? वो है चौधरी चरण सिंह। वो चौधरी चरण सिंह रहे जो संसद का मुंह तक नहीं देखे। राइट। तो ये पूरी की पूरी कहानी रही और एक बार फिर से विरासत में कौन सी पार्टी आई? इंदिरा गांधी एक बार फिर से विरासत में आती हैं। ठीक है, और इंदिरा गांधी की वापसी होती है। अब इसके बाद क्या परिणाम हुआ? हाँ, फिर इंदिरा गांधी की अब आगे चल जा नहीं रहे, अब हत्या हो जाएगी। ठीक है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बाद का यही कहानी थी। लेकिन इस कहानी को, अब इसके बाद की कहानी को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग देखेंगे इसके बाद की कहानी को। ठीक है, हाँ सर, अब कल बताइएगा नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक, तो ये बाकी इसमें से एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर और है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, एक आध और होगा, नहीं तो फिर हम लोग इसको समाप्त किया जाएगा। ठीक है, फिर और विषय भी आप पढ़िए क्योंकि बहुत दिन से पॉलिटी चल रही है ना, पॉलिटी बहुत दिन से चल रही है। एक्चुअली देखा जाए तो 9th और 11th की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो 9th 11th तो हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा है। 9 और 11 12वीं में उतना मैटर नहीं रहता, लेकिन जो मैटर रहता है वो मैं पढ़ा ही दे रहा हूँ। ठीक, और एक बार आप 9th और 11th की जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। राइट, फिर उसके बाद फिर दूसरे विषय को भी मौका दीजिए, दूसरे विषय भी पढ़िए कि पॉलिटी ही पढ़ेंगे लगातार। तो चलिए, कुछ दिन की क्लासेज और हैं, उसके बाद हम लोग कल परसों में इस चीज़ को वाइंड अप करेंगे और तब फिर आप दूसरे विषय पढ़िएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।